Hello and welcome to In Pursuit of. Today's guest is someone who works at the intersection of gender and sports. My guest is Mana Mandlekar, founder of Tinka Samajik Sanstha, and she is in pursuit of. समाज में लड़के और लड़कियों को लेके जो भेदभाव है उस भेदभाव को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो माना आप ये भेदभाव कैसे खत्म करने की कोशिश कर रही हैं? हमारा जो काम करने का तरीका है या हम जो चाहते हैं कि समाज में वो भेदभाव खत्म हो, उसके लिए स्पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, वो भी मार्शल आर्ट। बिकॉज मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव जो मेरे घर में होता था वो चीज़ें मेरे अंदर ख़त्म हुई है और मेरे घर में भी वो इक्वलिटी आई है। और वही मेरा एक ज़रिया बना कि लाइक जैसे लड़कियाँ प्ले ग्राउंड में आती हैं तो प्ले ग्राउंड एक पूरा ज़िंदगी की तरह होता है कि वहाँ पर हार जीत चलती है, वहाँ पर आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग स्टेजेस पे जाते हो। तो वहाँ उस जो प्ले ग्राउंड होता है वो आपको पूरी ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है। और यहाँ पर ऐसा होता है कि जब लड़के लड़कियाँ दोनों ही उस ग्राउंड में आते हैं, खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, उसमें सेशंस होते हैं, तो वहाँ पर लड़कियों का जो मेंटलिटी होता है कि हम कमज़ोर हैं या हम तो लड़कियाँ हैं, वो मेंटलिटी कहीं ना कहीं उनकी बदल जाती है। और जो लड़के होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही सोचते हैं कि हम तो बहुत ताकतवर हैं। और घर के अंदर जैसे एक माहौल होता है ना कि लड़कियां हैं तो आप घर के काम करना है, आपको घर में आपको कपड़े लड़कियों जैसे पहनना है, बाल लंबे रखना है, बहुत सारी मेंटलिटी होती है जो हमें बचपन से कमज़ोर बनाती आती है। जब हम प्लेग्राउंड में आते हैं तो वो सारी मेंटलिटी हमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। मतलब प्लेग्राउंड में आने के बाद जब लड़कियां फिजिकल एक्टिविटीज़ करती हैं और एटलीस्ट लड़कों के साथ करती हैं तो उनकी जो मेंटलिटी होती है वो कहीं ना कहीं चेंज होती है। और जब वो उस मेंटलिटी को चैलेंज करती है और उससे आगे बढ़ती है, वो जो धारणाएं समाज में एक बनी हुई है उन सबको तोड़ के आगे बढ़ती है, तो उनके अंदर एक डिसीजन लेने का पावर होता है। लाइक उनको खेलने के लिए बाहर भी जाना होता है, वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। घर के अंदर भी उनको किसी भी टाइम पे फिर कहीं भी जाना होता है तो वो एक मेंटलिटी घर में टूटती है। फिर घर में जो डिसीजन लेने का पावर होता है वो उनका हो जाता है। एंड उसके बाद जब वो लाइवलीहुड से जुड़ती है या वो जब पैसे कमाती है, अपना घर चला पाती है, तो पूरे डिसीजन जो है वो लड़कियों के होने लग जाते हैं। जैसे मैंने कई जगह पे ऐसा देखा है जिनके पास बहुत सारा सब कुछ है, वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन उनके डिसीजन नहीं है और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं वायलेंस के शिकार हो जाती है। लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन को अगर आप देखेंगे तो वो एक अलग ही होता है, वो वायलेंस को सहन नहीं कर सकती है। तो वहाँ जब खुद के डिसीजन होते हैं तभी आप वायलेंस को ब्रेक कर सकते हैं, वायलेंस को बंद कर सकते हैं। सो माना मुझे बताइए आपका प्रोग्राम कैसा है, एग्जैक्टली क्या मॉडल है, आप कैसे ये अचीव करती हैं? तो हमारा प्रोग्राम अभी TOT मॉडल पे चलता है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। तो पहले हम लोग ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं एंड फिर हम समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमारे जो ट्रेनर्स जिन्हें हमने ट्रेन किया है वो जाके समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग विलेजेस में। हम कोशिश करते हैं कि वही विलेजेस का ट्रेनर हो और उसी विलेजेस में भी वो ट्रेनिंग दे, ताकि हमारा ट्रैवल का कॉस्ट है या बाकी जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाए। तो वहाँ पर हम उस विलेजेस में समर कैंप रन करते हैं। वहाँ पर हम 2 महीने का होता है, जैसे अप्रैल में गर्मियों की छुट्टी हो जाती है तो अप्रैल से जून तक हमारा 2 महीने का समर कैंप होता है। उसमें हम बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग तो देते ही हैं, मार्शल आर्ट का, कराटे का। इसके अलावा हम उनके साथ सेशंस करते हैं, वीकली सेशंस, जिसमें हम चाइल्ड राइट्स के मुद्दे होते हैं, सेक्सुअल वायलेंस के होते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ के मुद्दे होते हैं। तो इस तरह से हम उनके साथ हर वीकली सेशंस करते हैं सैटरडे को, और शनिवार को उनके साथ फिर हम उनको अलग अलग मुद्दों के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से हमारा एक समर कैंप ऑर्गेनाइज होता है और 2 महीने का एक छोटा टाइम होता है जिसमें हम ट्रेनर्स का अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको एक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि उनको अपनी लाइफ में करना क्या है, करियर में क्या करना है, वो पढ़ाई कैसे कर सकते हैं या उनको क्या करना है, वो एक डिसीजन लेने के उसमें आते हैं। उसके बाद फिर हमारे स्कूल चालू हो जाते हैं तो एक इन स्कूल प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम 3 मंथ स्कूल में जाके ट्रेनिंग करते हैं। तो वहाँ पर फिर हमारे जो ट्रेनर्स हैं जिनको 2 महीने का और ट्रेनिंग मिला है वो लोग जाके स्कूलों में ट्रेनिंग करते हैं और स्कूल में जाके फिर स्कूल की लड़कियों को सिखाते हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग स्कूल्स में जाके ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद फिर हमारा मतलब ये
पूरा 5 महीने का प्रोसेस हो जाता है। तो 5 महीने में ट्रेनर्स को काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि सिखाना कैसे है, क्या सिखाना है, बच्चे से बातें कैसे करनी है। फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो विलेजेस है उसमें हम परमानेंट सेंटर्स ओपन करें। तो जहाँ पर हमने समर कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, जहाँ पर हमने स्कूलों में ट्रेनिंग दी, उस विलेजेस में या फिर हम सरपंच से बात करते हैं या स्कूल प्रिंसिपल से बात करते हैं। वैसे हम लोग को एमपी गवर्नमेंट से पूरा वो परमिशन मिला है कि हम स्कूल टाइम के बाद स्कूल लोग का जो हॉल है या जो ग्राउंड है वहाँ पर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो उस परमिशन के माध्यम से हम बच्चों को फिर उस ग्राउंड में ट्रेनिंग देते हैं। तो वहाँ पर फिर वैसे परमानेंट सेंटर हो जाता है कि शाम को हम हमारे स्कूल जब बंद हो जाते हैं तब हमारा एक स्कूल चालू होता है जहाँ पर हम उनको कराटे का, सेशंस का, ये सारी चीज़ें हमारी प्रोसेस स्टार्ट होता है। वंडरफुल। तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आप कराटे सिखाती हैं, ये सब स्टूडेंट्स लार्जली लड़कियां हैं या लड़के भी हैं? दोनों ही हैं। दोनों ही हैं। और एज ग्रुप क्या है इनकी? हमारा जो फोकस टारगेट ग्रुप है वो है 12 से 18, लेकिन हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो 4 ईयर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया से बच्चे आते हैं ना। किसी को फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है तो आ गया, किसी को फिटनेस के लिए आना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आ गए। तो ऐसे सब अलग अलग क्राइटेरिया से हैं। और हमारा जो फोकस टारगेट ग्रुप एरिया है वो 12 से 18, क्योंकि वो जो एज होती है वहाँ पर ही आपका शरीर विकसित होता है या आपको डिसीजन लेना होता है कि आपका जैसे 10th क्लियर हुआ है या 8th क्लास पास आउट किया है आपने, तो आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको आगे क्या करना है लाइफ में। वो डिसीजन आपको उसी टाइम पे लेना होगा। उस एज में ही ऐसा होता है कि बहुत सारे जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की लाइन में चले जाते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि उनका लाइफ का एम क्या है, और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कई सारे बच्चे मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि अपनी लाइफ में एक पर्सन की जगह के अलावा भी पूरी दुनिया है, माँ बाप भी हैं, बहुत सारे डिसीजंस हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो वो एक अपॉर्चुनिटी, वो एक अवेयरनेस उनको होती ही नहीं है, जिसके चक्कर में वो किसी एक चीज़ को अट्रैक्ट करके उसमें जाके और फिर अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। Right. तो हमारा यही है कि उस एज में जैसे अभी बहुत ज़्यादा बच्चे फ़ोन चलाते हैं, और अगर हम उनको मना करते हैं तो मतलब बहुत ऐसे गुस्से में हो जाते हैं ना कि वो कुछ भी कर लेते हैं। तो हमारा यही है कि हम 2 घंटे हमारा जो क्लासेस होता है वो उस टाइमिंग में फ़ोन से भी दूर रहते हैं, और लाइफ में उनको क्या करना है वो सारी चीज़ें सीखते हैं। मुझे ये बताइए माना कि क्योंकि आप जहाँ पे बता रही हैं बहुत छोटे छोटे गांव हैं मध्य प्रदेश के, जहाँ पे ऑब्वियसली आपके खुद के एक्सपीरियंस में लड़कियों को बहुत सप्रेस किया जाता है, तो कैसे फिर वो आती हैं? आप उनके पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करती हैं? आप जाती हैं खुद? पहले तो मैं ही जाती थी, और एक और इसका भी एक इंसिडेंट है कि जब हमने उन लोगों ने स्टार्ट किया था कराटे करना या समर कैंप ऑर्गेनाइज किया था, तो हमारे पास सारे लड़के ही आ रहे थे। मतलब पेरेंट्स का ये मेंटालिटी था कि लड़कों को सिखाना है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम लड़कियों के लिए काम करने गए और हमारे पास सारे लड़के ही आ रहे हैं। तो उस टाइम पे हमने एक इनोवेशन स्टार्ट किया था। हमने लड़कों को बोला था कि आपको हम तभी एडमिशन देंगे तब आप अपने घर से एक बहन को लेके आएंगे अपनी। तो उस तरीके से सब लोगों को ये लगा कि मतलब पेरेंट्स भी ये बोलने लगे कि लड़कियों को क्यों सिखाना है, वो क्या करेंगे सीख के। मतलब ससुराल, मतलब एटलीस्ट मुझे खुद ये ताने मिले में जाके कि ससुराल जाके पिटाई करोगी मतलब अपने पति को मारोगी क्या, या वहाँ जाके क्या करना है, खाना ही तो बनाना है। तो मार्शल आर्ट सीख के खाना बनाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो जब हमने बोला कि नहीं, लड़कों को भी हम तभी सिखाएंगे जब लड़कियाँ आएंगी, तब फिर हमारे यहाँ पे लड़कियाँ आना स्टार्ट हुई। अच्छा, तो मुझे बताओ कि तिनका में अब इतने 11 साल से तुम काम कर रही हो, राइट? 11 साल से संस्था चल रही है, तो क्या इम्पैक्ट कैसे मेजर करती हो? ट्रेनर्स कितने ट्रेन हुए हैं या बच्चे कितने ट्रेन हुए हैं, और ट्रेन होकर भी कहाँ तक पहुँचे हैं? ये इम्पैक्ट कैसे मेजरमेंट होता है आपका? तो 2 तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ, जैसे मैं पर्सनली 11 साल से कर रही हूँ, लेकिन तिनका सामाजिक संस्था हमने 2017 में रजिस्टर किया, तो अभी उसको 6 ईयर कंप्लीट हुए हैं। और हमारा ये था कि हम काम करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि लाइक हमें ज़मीनी स्तर पे कैसे काम करना है, कितने बच्चों तक पहुंचना है, किसको कितना सिखाना है, उस पर ज़्यादा फोकस रहता था। इम्पैक्ट मेजरमेंट पे कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमें इम्पैक्ट मेजरमेंट क्यों करना है, किसको दिखाना है कि हमने क्या किया है। अच्छा। बट अभी 2-3 सालों से जब हमारे साथ हमारे फंडर्स जुड़े, तब हमें लगा कि इम्पैक्ट मेजरमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग कुछ इम्पैक्ट मेजर किए हैं। जैसे 2017 से अभी तक हमारे 289 नेशनल प्लेयर्स निकले हैं,
और हमारा 64 इंटरनेशनल प्लेयर्स निकले हैं। वाओ, तो वो डेटा हमने कैप्चर किया है। 76,000 बच्चों को हम लोगों ने ट्रेन किया है। माय गुडनेस माना। सेकेंडली हम एक लाइवलीहुड वाला भी रन करते हैं कि जो ट्रेनर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं उनको कैसे अपना अर्निंग भी हो सके। तो अलग अलग स्कूल प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, फिर वहाँ पर हमारे ट्रेनर्स जाके ट्रेनिंग करते हैं, तो उनको एक लाइवलीहुड का अपॉर्चुनिटी मिलता है, उनको वहाँ से कुछ सैलरीज मिल जाती है। फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और अलग अलग लोग भी हमें ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, जैसे कई जगह पे पर्सनल ट्रेनर्स भी मांगते हैं, कई हॉस्टल्स में हम लोग को कुछ दिन के लिए सिखाने के लिए बुलाते हैं, या कई जगह पे परमानेंट टीचर्स मांगते हैं। तो इस तरह से भी हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो स्कूलों कॉलेज में और प्राइवेट स्कूल्स में जाके भी ट्रेनिंग करते हैं। पर्सनल ट्रेनर्स भी हैं कई सारे, तो उनका एक लाइवलीहुड का भी चलता है कि उनको कैसे अपना अर्निंग कर सकते हैं वो। वेरी नाइस। तो माना आपका विजन क्या है तिनका सामाजिक संस्था के लिए? संस्था का जो विज़न है वो ये है कि समाज में जो एक भेदभाव हम देख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन जो देख रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ कई सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मैंने अपने आउटसाइड बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन देखा है, और मेरे अंदर स्पोर्ट्स से वो पावर आया कि मैं उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर पाई हूँ अपने घर में, अपने गांव में। तो मैं चाहती हूँ कि वो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह से ख़त्म हो, लड़कियाँ अपने डिसीजंस खुद लें। तो हमारा तिनका का विज़न ही वही है कि हम खेल के माध्यम से कैसे समाज में लैंगिक समानता ला सकते हैं। लेकिन आपके पास जब मार्शल आर्ट का पावर होता है, आपको पता है कि आप बॉडी से स्ट्रांग हैं, आप मेंटली भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि आप अपने पावर को यूज़ कर सकते हैं, तो 99% डर आपका ख़त्म हो जाता है। माना मुझे कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताओगी, इम्पैक्ट स्टोरी किसी बेनिफिशियरी की जो कुछ बहुत बदलाव आया हो उनमें आफ्टर ज्वाइनिंग कराटे विथ यू? बहुत सारी स्टोरीज है, बट कोई एक जो एकदम लगता है कि ये तो बतानी चाहिए। ठीक है, तो एक स्टोरी अभी हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी डाली है। एक लड़की है हमारे यहाँ पे, उसकी शादी हुई चाइल्ड मैरिज, और उसके 2 बच्चे हैं अभी। और उसके अलावा जब वो अपने ससुराल में थी तो उसके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ। जब वो 7 मंथ प्रेग्नेंट थी तब उसके हस्बैंड ने उसको ऐसे उल्टा लटका के उसको बहुत मारा, और उसका मिसकैरेज हो गया। वो बहुत लड़ाई करने के बाद फिर वो अपने घर पे आई, पेरेंट्स के साथ घर पे रहने लगी, और कोई और ऑप्शन नहीं है उसके पास कि वो क्या करे, और पढ़ी लिखी भी नहीं थी, 3rd क्लास पढ़ी हुई थी, लेकिन उसको फिर भी इतना कुछ पता नहीं था। जब से वो तिनका में हम लोगों ने उसकी बेटी को वो कराटे ज्वाइन करने के लिए लेके आई थी, और हमने उसको बोला कि नहीं आप भी सीखो। जब थोड़े दिन बाद उसने अपनी कहानी बताई तो हमें लगा कि यार इतना भी हो सकता है, हमें तो पता ही नहीं था। तो फिर वो भी स्टार्ट हुई कराटे सीखना। आज वो ट्रेनर भी बनी और वो बहुत सारी लड़कियों को भी सिखाती है, और उसके अलावा और महिलाओं को भी लेके आई जो उनके जैसी और महिलाएं हैं जो सिंगल मदर है, जो इस तरह से वॉयलेंस से निकली हुई है, वो उन महिलाओं को भी सिखाती है कराटे। तो कुछ महिलाएं उनसे अभी जुड़ भी रही हैं, तो वो ट्रेनर्स भी बने, लाइवलीहुड भी उनको मिला। हम लोग तिनका भी उनके सपोर्ट करता है, वो हमारे एक प्रोग्राम में भी ट्रेनर हैं, तो वो सपोर्ट भी करते हैं। और दूसरा उन्होंने फिर अपना इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट हुई, उन्होंने अपना अलग से रूम लिया और अलग से वो रहती है अपने 2 बच्चों के साथ। My goodness. हाँ, तो वो अलग से ही अपना पूरा जिंदगी, मतलब एक वैसे होता है ना कि हम एक अलग माहौल से निकल के आए और खुद से सेटअप होके अपने पैरों पे खड़ा होना, तो अब वो डिसीजन उसके होते हैं कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। जबकि जब वो पेरेंट्स के घर पे भी थी तो उसके डिसीजन नहीं हो रहे थे, बहुत लोगों ने उसे मना किया, अपने घर में भी उसको मना किया कि कराटे करके क्या करोगे, तुम मत कराटे करो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे बच्चे हैं। और ना सिर्फ वो लाइवलीहुड से जुड़ी और कराटे किया, बल्कि उसने पढ़ाई भी स्टार्ट की। अब इस साल वो 5वीं क्लास के फॉर्म भर के पढ़ाई कर रही है। और हम लोगों को भी एकदम शॉकिंग लगता है जब वो अपनी रिपोर्ट्स खुद बना के भेजती है। मतलब जब वो हमें मिली थी तो उसे ज़्यादा कुछ नहीं आता था, अब वो रिपोर्ट्स भी बनाती है, पूरा वॉइस टाइपिंग से रिपोर्ट बना देती है, उसको फिर वेरीफाई भी करा लेती है और ड्राइव पे अपलोड करती है। तो ये तो अलग ही हो गया नेशनल कि वो ड्राइव पे भी सारी चीज़ें अपलोड करती है। तो ये मुझे स्टोरी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है, क्योंकि उस महिला के लिए, मतलब जहाँ पे शादी होने के बाद ऐसा बोला जाता है ना कि शादी के बाद तो तुम कुछ नहीं कर सकते, उसने दिखाया है कि वो शादी के बाद, बच्चे होने के बाद बहुत कुछ कर सकती है और बहुत लोगों के लिए कर सकती है। It's amazing. It's just wonderful to hear that. Wow. माना ये ऑर्गेनाइजेशन चलाने में काफ़ी चैलेंजेस होते होंगे, है ना? तो सबसे बड़ा आपका चैलेंज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन रन करने में अभी जो हम चैलेंज फेस कर रहे हैं वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो हमारा तिनका का बॉडी है या जो तिनका के ट्रेनर्स हैं, सारे लोग गांव से हैं, वो सारे वहीं के लोकल लोग हैं,
कोई भी हमारा एडिशनल लोग नहीं है कि जो हमें बता सकते हैं कि आपको इस तरह से, या हमारे साथ बैठ के काम करने वाले। तो अभी ऐसा है कि हम ज़मीनी स्तर पे हम ही हैं, बाकी जो हमारे मेंटर्स हैं वो बाहर से देखते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए, अपना नज़रिया सबके पास है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे हम ही लोगों को काम करना है। तो हमारे पास जितना माइंड होता है हम उतना ही लगा पाते हैं। अभी जो चैलेंजेस आता है कि हमें कोई कैपेसिटी हमारे ट्रेनर्स के बिल्ड करें, या हम लोगों को भी कोई सिखाए जिससे हम और आगे तक जा पाएँ, आगे तक निकल पाएँ, हम कैसे तिनका को इंडिया लेवल पे ले जा पाएँ। तो वो एक रास्ता देना, हाथ पकड़ के लेके चलना या सपोर्ट करना, वो लोग अभी कम मिल रहे हैं। तो वो एक चैलेंज है। जैसे पहले तक तो हमें कंप्लायंस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि ना हमने इम्पैक्ट पे कभी फोकस किया था, ना कंप्लायंस पे। तो अब कुछ लोग मिले हैं, जैसे निधि मैम मिली है, या स्वाति दीदी, पूजा दीदी, अंशु मैम। तो चारों दीदियों ने मिलके पूरा कंप्लायंस ठीक किया है कि कैसे आपको आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें पहले बेस मजबूत करना होगा। तो अब वो चीज़ें ठीक हुई है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। माना, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम हो रहा है सुनकर, और हम अपनी कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू करेंगे। मैं आपके बारे में और जानना चाहती हूँ।